Hello, students. This is our fifth lecture of the subject of our philosophy. The topic of this subject is the Aristotelian philosophies. What type of topics that we will study in this lecture? We will actually study the all philosophies that belong to the Aristotle. Aristotle is a bigger and the most influential figure in the Western philosophy and also a big figure of the Greek tradition. Let's move on to the beginning of our lecture. We will start from the brief biography of the Aristotle. Aristotle lived during the Macedonian Empire. Macedonian Empire जो है एक एज है जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट से स्टार्ट होती है, ठीक है, और इसमें जो ग्रीक ट्रेडिशन है उसकी एक्सपेंशन होती है पेरीफ्री के अंदर, यानी कि ग्रीक की जो एक्सपेंशन हुई थी वो अलेक्जेंडर के एज के अंदर हुई थी, यानी कि मुहिम जोई जो की है ना अलेक्जेंडर ने ग्रीक से बाहर निकल के जो वार्स हुई हैं उन वार्स के नतीजे में ग्रीक ट्रेडिशन का जो फैलाव हुआ है दूसरी ट्रेडिशंस की तरफ, ठीक है, उसके अंदर इजिप्ट है, पर्शिया है, इंडिया है, ठीक है जी। तो वो सारे का सारा जो बेसिकली वो एक्सपेडिशंस हुई हैं या जो एक्सपेंशन का जो प्रोजेक्ट जो हुआ है कंप्लीट, वो मैसिडोनियन एम्पायर के दौर में हुआ है। तो मैसिडोनियन एम्पायर जो था उसी के दौरान जो है ना ये एरिस्टोटल था, ये ग्रीक के अंदर जो है ना इसने अपनी जिंदगी गुजारी है। हिज फादर वाज अ रॉयल फिजिशियन। एरिस्टोटल का जो फादर था वो एक दरबारी तबीब था। ये याद रखना है आपने, चूंकि फिजिशियन इज अ प्रोफेशन ऑफ द एरिस्टोटल्स फैमिली, ठीक है। तो बाय फैमिली अगर हम देखें तो एरिस्टोटल का जो प्रोफेशन बनता है वो फिजिशियन है, वो फिजिस्ट है, जो उसके फोर फादर्स का जो एक वो था, एक फील्ड था, ठीक है। एरिस्टोटल केम टू एथेंस व्हेन ही वाज 17 इयर्स ओल्ड। जब वो 17 साल का था तो उसको एथेंस के अंदर वो आया है। एथेंस इज द नेम ऑफ सिटी ऑफ ग्रीक। तो एथेंस के अंदर आया था क्या करने के लिए? फॉर स्टडी द फिलॉसफी इन एकेडमी। एकेडमी के अंदर फिलॉसफी की स्टडी करने के लिए। ये याद रखें, ग्रीक ट्रेडिशन के अंदर जब भी एकेडमी का वर्ड आएगा ना, याद रखना इस बात को कि ग्रीक ट्रेडिशन में जब भी एकेडमी का वर्ड आएगा तो इससे मुराद जो है वो प्लेटो का इदारा होगा। प्लेटो वाज एस्टैब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूशन इन विच ही taught a lot of people। तो इसी इदारे के अंदर एरिस्टोटल भी स्टडी के लिए आया था एथेंस के अंदर, ठीक है। एरिस्टोटल has the unique qualities from all the rest of the students in the academy। प्लेटो ने उसको जज कर लिया था। प्लेटो judged him that he is not a common student, he is not a lay student, ठीक है। he has the unique qualities, he has some prominent attributes that is different from the other students। तो उसने उसको निकनेम दिया था ब्रेन्स ऑफ द एकेडमी। ब्रेन्स मीन बुकवर्म, ठीक है। तो ब्रेन्स ऑफ द एकेडमी जो टाइटल था, जो निकनेम था, ये प्लेटो ने दिया था इसको एरिस्टोटल को। तो एरिस्टोटल इसका मतलब है स्टूडेंट हुआ प्लेटो का, ठीक है जी। तो लाइफ आफ्टर द डेथ ऑफ द प्लेटो, आफ्टर द डेथ ऑफ प्लेटो, Aristotle left the philosophy of his teacher।
एरिस्टोटल ने तरक कर दिया था अपनी जो रिवायत थी ना उस्ताद की, उसको डेथ के बाद। उसकी वजह ये थी कि जो प्लेटो का जो एक नेफ्यू या उसका जो नेफ्यू था वो बेसिकली ऑनर एकेडमी का डेथ के बाद वो बन गया था, ठीक है। तो वो इतना अच्छा कोई जहन का मालिक नहीं था, तो इसलिए जो एरिस्टोटल की उसके साथ जो है ना एक इंटीमेसी वो नहीं बन पाई। इसकी वजह से उसने फिर एकेडमी को भी छोड़ा, एकेडमी के साथ उसने प्लेटो की फिलॉसफी को भी लेफ्ट आउट किया है। और उसके इन्वॉल्व किसके अंदर हुआ है, वो इन्वॉल्व इन द बायोलॉजिकल स्टडीज। मैंने आपको बताया था कि ये फिजिशियन जो है या फिजिस्ट के तौर पर उनका जो फैमिली प्रोफेशन है, तो इसका मतलब ये है कि वो फिलॉसफी को लेफ्ट करके अपने फैमिली प्रोफेशन के अंदर इन्वॉल्व हुआ, बायोलॉजिकल स्टडीज के अंदर इन्वॉल्व हुआ है। इन 343 BC 343 BC के अंदर ही बिकेम द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर आजम का इसने ट्यूटरशिप ज्वाइन की है, सिकंदर आजम की 4 साल के लिए उसको तकरीबन इसने टीच की है, ठीक है। एरिस्टोटल जो था वो टीचर था अलेक्जेंडर का, सिकंदर आजम का, ठीक है। उसने 4 साल तकरीबन सिकंदर आजम को ट्रेन किया है, इसको पढ़ाया है विद लिटिल इन्फ्लुएंस। तो लेकिन अलेक्जेंडर के ऊपर एरिस्टोटल के जो नजरियात, उसकी जो फिलॉसफी, उसका जो एटीट्यूड था, उसने उसका इन्फ्लुएंस नहीं लिया। सिकंदर आजम ने, जो अलेक्जेंडर था, उसने इन्फ्लुएंस बहुत कम लिया है अपने टीचर का, एरिस्टोटल। एंड द एरिस्टोटल वाज डाइड इन द एज ऑफ 62। तो एक मुख्तसर सी उसकी जो बायोग्राफी है, इसके आप डिटेल में भी आप इसको वॉच आउट कर सकते हैं कहीं से भी। तो ये इंपॉर्टेंट उसके जो फीचर्स थे वो मैंने बताए हैं। देन वी मूव ऑन टू द राइटिंग्स ऑफ द एरिस्टोटल। 1/5 पार्ट ऑफ हिज राइटिंग हैव सर्वाइव्ड ओनली। उसकी राइटिंग्स का 1/5 हिस्सा ही सर्वाइव कर पाया, बाकी बचा है। लेकिन वो 4 हिस्से जो हैं वो लॉस्ट हो गए, उनका पता नहीं है कोई भी, उसकी राइटिंग्स कहाँ पे गई हैं, वो ज़ाया हो गई हैं, ठीक है, तारीख में। मोस्टली कंपाइल्ड आफ्टर हिज डेथ। ज़्यादातर जो राइटिंग्स थी वो कंपाइल्ड हुई हैं उसकी मौत के बाद। हिस्टोरियन कैटेगराइजेस हिज राइटिंग इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 इज एक्सोटेरिक। एक्सोटेरिक वो सारी की सारी राइटिंग्स हैं जो सारी की सारी घूम चुकी हैं तारीखी तौर पर, जिनका पता कोई नहीं है। उन राइटिंग्स को हिस्टोरियन ने क्या नाम दिया है, एक्सोटेरिक का। हाइपोमनियोटिक। हाइपोमनियोटिक वो वाली राइटिंग्स हैं जो एरिस्टोटल अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर्स की फॉर्म में दिया करता था, और उसके जो स्टूडेंट्स थे उसके लेक्चर्स को नोट डाउन कर लिया करते थे, ठीक है। वो नोट डाउन जो किए हुए वो लेक्चर्स थे वो भी बाद में कंपाइल करवाए हैं इसी के स्टूडेंट्स ने, इसकी डेथ के बाद। तो वो भी उसी की बुक्स जो है ना वो बनी है, ठीक है जी। उनको वो सारे के सारे जो नोट्स हैं, नोट्स की फॉर्म में जो उसके वो जिसको हम कहते हैं मलफूजात है, उनको क्या कहा जाता है, हाइपोमनियोटिक। तो थर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगरी जो है वो ये है एक्रोमेटिक। एक्रोमेटिक और द ट्रीटिसेस यूज्ड फॉर टीचिंग इन लाइसियम। ये जैसे प्लेटो का जो इंस्टीट्यूशन था ना वो एकेडमी के नाम से था ग्रीक के अंदर, इसी तरह ही एरिस्टोटल ने भी अपनी आखिरी उम्र के हिस्से में एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया था लाइसियम के नाम से। तो वहां पर वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो नोट्स मेक करता था ना, अपने सेल्फ नोट्स जो मेक करता था, वो सारी की सारी जो राइटिंग्स थे उसकी, उनको हम एक्रोमेटिक या हिस्टोरियन उनको एक्रोमेटिक कहते हैं। The philosophical writings of the Aristotle can be divided into 5 categories. तो philosophical जो writings हैं उनको डिवाइड किया जाता है 5 कैटेगरीज में। नंबर 1 इज लॉजिक, सेकंड 1 इज साइंस, थर्ड 1 इज मेटाफिजिक्स, फोर्थ 1 इज एथिक्स एंड लास्ट 1 इज रिटोरिक्स। These are the 5 categories of the Aristotle. ठीक है, next we will see one by one in an explained way. Number 1 is the logic.
लॉजिक वाज द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट ऑफ वर्क इन दिस फील्ड। अच्छा जी, लॉजिक के ऊपर कोई भी बंदा पूरी दुनिया में कोई भी काम करेगा, उसको फाउंडेशन जो है ना वो एरिस्टोटल की लॉजिक को ही बनाना पड़ेगा। ये ऐसी फाउंडेशन है लॉजिक की कि लॉजिक पूरी वर्ल्ड और पूरी तारीख में कोई बंदे ने लॉजिक पे बात की है ना तो एरिस्टोटल को नजरअंदाज करके नहीं की गई। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी लॉजिक की, जिसने लॉजिक पे काम किया। ठीक है जी, इसका मतलब यह है कि दिस वर्क बिकेम द फाउंडेशन ऑफ एवरी वर्क दैट हैज बीन डन ऑन द टॉपिक ऑफ द लॉजिक थ्रू आउट द हिस्ट्री, नॉट थ्रू आउट द हिस्ट्री, इवन द रीसेंट एज ऑन द लॉजिक। ठीक है, लॉजिक के ऊपर पूरी तारीख में और आज तक भी जितना काम किया जा चुका है या किया जाता रहा है वो सारे का सारा बेस करता है किसके ऊपर? एरिस्टोटल की लॉजिक के बेस, लॉजिक के ऊपर। एरिस्टोटल की लॉजिक को एक मिनट के लिए अगर रिमूव कर दिया जाए तारीख से तो धड़ाम करके सारी की सारी लॉजिक का जो काम है वो मुंह के बल नीचे गिर जाएगा। देन ऑर्गेनॉन इज अ बुक in which he presented his whole study about the logic। ऑर्गेनॉन एक बुक है, जिस एक राइटिंग है, एरिस्टोटल का पीस ऑफ वर्क है, जिसके अंदर पूरी की पूरी लॉजिक के उसने एक्सप्लेनेशन दी हैं, उसके डिस्क्रिप्शंस हैं, उसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 6 वर्क्स ऑन लॉजिक। ठीक है जी, इसके अंदर 6 काम जो है ना, 6 किस्म का काम का कलेक्शन है लॉजिक के ऊपर एरिस्टोटल की। He categorizes of things in this book that exist। इस किताब के अंदर उसने कैटेगराइज किया है उन अशिया को जो कि वजूद रखती हैं, जो मौजूद अशिया, मौजूदा अशिया जो है ना, ये ऐसी अशिया जो मौजूद हैं, जो अपना वजूद रखती हैं, उनको उसने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। एंड ही आल्सो टॉक्स अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग। और उसने इसके अंदर ये भी बताया है कि अल्फाज और उनका जो मानी है उसके साथ ट्रीट कैसे किया जाता है। ठीक है, वर्ड्स और उसके मीनिंग के साथ ट्रीट कैसे किया जाता है लॉजिकली। ठीक है, सिस्टम ऑफ लॉजिक ओनली कंसर्न्स 2 सेंटेंसेस व्हिच आर ट्रू और फॉल्स। जिस पूरे का पूरा जो सिस्टम ऑफ लॉजिक है ना, उसका कंसर्न जो है वो सारे का सारा किस तरफ है, उसका जो फोकस है वो सेंटेंसेस तक है। ये सेंटेंसेस का मतलब ये नहीं कि क्या मतलब है कि गलत सेंटेंस है। देखें, एक चीज होती है, एक जुमले के 2 हिस्से होते हैं, एक उसके वर्ड्स हैं, एक उसके मीनिंग्स। ठीक है, सेंटेंस का एक वर्ड, उसके जो वर्ड एक्सप्रेशन है, दूसरा उसका मीनिंग है। वर्ड तो एक्सप्रेशन हमें नजर आ जाता है, उसका मीनिंग हम जो है ना अंडरस्टैंडिंग के काबिल नहीं होते। वो कहता है कि वो सेंटेंस ट्रू होगा जो अपने जो वर्ड है ना उसके साथ उसका मीनिंग मीट करे। अगर वर्ड और उसका मीनिंग मीट करता है तो सेंटेंस ट्रू है, अदरवाइज वो फॉल्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट वो क्या करता है जी, डेवलपमेंट ऑफ साइलोजिज्म। लॉजिक के अंदर उसने क्या काम किया है, साइलोजिज्म की डेवलपमेंट की है। आर्ग्यूमेंट मेकिंग प्रोसेस, डिडक्टिव रीजनिंग का जो इस फाउंडेशन है वो लॉजिक पे है, और ये एरिस्टोटल ने ही प्रेजेंट किया है सबसे पहले। डेवलपमेंट ऑफ साइलोजिज्म, इट मींस आर्ग्यूमेंट विद 2 प्रेमिसेस। 2 प्रेमिसेस का मतलब ये क्या है? फॉर एग्जांपल, we have heard a lot of so many times that if all men are mortals, ठीक है, ये एक प्रेमिसिस है। Socrates is also a man, ये दूसरा प्रेमिसिस है। Therefore Socrates is a mortal, ये आर्ग्यूमेंट है। All men are mortal, ये एक प्रेमिसिस हुआ। Socrates is also a man, ये दूसरा प्रेमिसिस हुआ। थर्ड हमने क्या जनरेट कर लिया इन दोनों प्रेमिसिस की बेस पर एक आर्ग्यूमेंट की, therefore Socrates is a mortal। ठीक है जी, तो इस टाइप की जो आर्ग्यूमेंटेशन है, इनको जो अपने प्रेमिसिस के साथ हो, इसके पीछे 2 प्रेमिसिस हो,
उसको हम क्या कहते हैं, साइलोजिज्म। इसका जो मेथड है ये आर्गुमेंटेशन करने का, इसको साइलोजिज्म कहते हैं। तो मोर देन 300 साइलोजिज्म की टाइप्स हैं अरिस्टोटल की, जो उसके मेथड्स हैं ना वो मोर देन 300 है। ठीक है जी। ओवरऑल अप्रोच, व्हेन वी सी द अप्रोच टुवर्ड द साइंस of the Aristotle, we can categorize three types of sciences knowledge. नंबर 1 इज theoretical sciences. theoretical sciences के अंदर मैथ, फिजिक्स और मेटाफिजिक्स आती है। ठीक है जी। सेकंड वन इज द प्रैक्टिकल साइंसेस है, इसके अंदर एथिक्स, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स आ जाती हैं। थर्ड वन है पोइटिकल साइंसेस, लिटरेचर, ड्रामा, क्राफ्ट्स, पोइट्री एट्सेट्रा, इस तरह की सारी चीज़ें पोइटिकल साइंसेस के अंदर आती हैं। यानी कि पूरे का पूरे साइंसेस की टाइप्स बनाई जाए। साइंस मीन नॉलेज, नॉट द मॉडर्न साइंस, ये बात जहन में रखिएगा। साइंस का मतलब नॉलेज है। ठीक है। तो इसके जो नॉलेजेस की जो टाइप्स हैं वो 3 है, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल और पोइटिकल। ठीक है। पहले हमने फिलोसॉफिकल, वो 5 जो पीछे हमने तकसीमें की हैं, वो डिवीजन किया है, वो फिलोसॉफिकल राइटिंग्स की है। ये ओवरऑल जो उसकी अप्रोच है ना, उसके जितना भी वर्क प्रोड्यूस किया है उसकी हम डिवीजन कर रहे हैं। वो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है और पोइटिकल है। नेक्स्ट वन इज द मेटाफिजिक्स. Metaphysics, you have already know that this is the branch of philosophy that we have discussed in our first lecture. आप उस वहाँ से भी कंसर्न कर सकते हैं, इसको कंसल्ट कर सकते हैं. ठीक है जी. इट इज़ बेस्ड ऑन द गॉड हु इज़ यूनिवर्सल इन द वर्किंग वर्ल्ड. यानी कि मेटाफिजिक्स क्या थी अरिस्टोटल के नज़दीक, कि ये बेस करती है खुद तसव्वुर, ऐसे खुदा के तसव्वुर के ऊपर जो कि यूनिवर्सल है इन द वर्किंग वर्ल्ड. इस मौजूदा जो दुनिया है ना, जो दुनिया चल रही है, उसके अंदर वो यूनिवर्सल हैसियत रखता है. यूनिवर्सल हैसियत का मतलब ये है कि वो प्राइमरी काज है, इस दुनिया को वजूद में लाने की फर्स्ट काज है गॉड. ठीक है. रिलीजियस गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा. रिलीजियस गॉड तो वर्किंग वर्ल्ड के साथ भी अटैच है ना, जो हर चीज़ पर नज़र रखे हुए. जबकि अरिस्टोटल कहता है कि नहीं, खुदा जो है वो प्राइम काज है इसकी, इस यूनिवर्स की या इस वर्ल्ड की. ठीक है. बस उसका प्राइम काज होना ही काफ़ी है और इसके अलावा उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. गॉड इज़ अ प्राइम काज ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है. जस्ट ये उसका एक आइडिया है मेटाफिजिक्स में कायनात के मुतालिक. ही डज नॉट रिलाई ऑन द रिलीजियस रेवल्यूशन. ठीक है. ये मैंने पहले बता दिया कि वो मजहबी वही के ऊपर रिलाई नहीं करता गॉड के कॉन्सेप्ट के लिए. ठीक है. कि व्हाट इज़ द गॉड, हु इज़ द गॉड, तो वो मजहबियात को नहीं मानता. ऑल एग्जिस्टेंस इज मेड अप ऑफ अ यूनियन ऑफ फॉर्म एंड मैटर. वो कहता है जितनी भी मौजूदात है ना, जितनी भी मौजूद अशिया हैं, वो किस चीज़ के मिलकर बनी हुई हैं, यूनियन है किस किस का, फॉर्म एंड मैटर. हमने वो प्लेटो की आइडिया पढ़ा था ना, थ्योरी ऑफ आइडिया और थ्योरी ऑफ फॉर्म, या हमने पढ़ी हो प्लेटो के प्लेटोनिक फिलोसफीज़ के अंदर. उसके अंदर एक वो थ्योरी ऑफ इमिटेशन, थ्योरी ऑफ आइडिया, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के नाम से हमने चीज़ें पढ़ी थी. तो ये वही फॉर्म और आइडिया है. मैटर, क्योंकि ये यहाँ पे प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है ये प्लेटो के अगेंस्ट है, चूँकि फिलोसफी एरिस्टोटेलियन फिलोसफी अगेंस्ट थी प्लेटो के. तो प्लेटो ये कहता था कि मैटर जो है ना, फॉर्म जो है ना, वो एक्चुअल है. ठीक है. वो सेंस के अंदर नहीं आ सकती. तो मैटर जो है वो इन्फीरियर है और फॉर्म जो है वो सुपीरियर है. ठीक है. जिसका मेल नहीं खाता, दोनों आपस में मेल नहीं खाते. जबकि इसने क्या कहा था कि ये जो दोनों हैं ये क्या है, इसके यूनियन से ही वजूद जो है ना, यानी कि जो मौजूदा अशिया हैं वो फॉर्म और मैटर के यूनियन से मिलकर बनी हुई हैं. ठीक है. जबकि प्लेटो ये कहता था कि नहीं, जो रूह है या जो फॉर्म है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन की तरफ जाना चाहती है, जो इस बियॉन्ड, इस दुनिया से परे की जो दुनिया है वो वहाँ से बिलोंग करती है, उसी तरफ लौटना चाहती है वो. इसने कहा था नहीं, वजूद जो है ना वो दोनों चीज़ों से मिलकर बना है. ठीक है. गॉड इज प्योर फॉर्म विदाउट मैटर. इसलिए जो गॉड क्या है वो प्योर फॉर्म है, मैटर के विदाउट. ठीक है जी.
इसने कहा फार्म जो है ना प्योर फार्म वो सिर्फ खुदा ही है, बाकी सारे के सारे मैटर के साथ मौजूद है मिलकर बने हुए। द थर्ड वन इज द बायोलॉजी, या साइंटिफिकली उसका जो काम था वो बायोलॉजी के अंदर है। बायोलॉजी के अंदर इसने क्या किया, ही कंपाइल द हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, मुख्तलिफ स्पीशीज़ को इसने स्टडी किया है और उनकी हिस्ट्री को इसने कलेक्ट किया था। एंड गिव द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल्स, और उसने बहुत सारे जानवरों की जो डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है ना प्रोवाइड की थी। फॉर एग्जांपल उनकी एनाटमी, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी जो है ना वो लाइफ साइकिल, उनका इनहेबिटेट, ठीक है, डिफरेंट किस्म की इसने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया था एनिमल्स की लाइफ को, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर इसकी कंट्रीब्यूशन ये है। नंबर 4 इज द फिलॉसफी ऑफ माइंड, जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। फिलॉसफी ऑफ माइंड के अंदर इसका जो मेन जो बुक है डी एनिमा मीन ऑन द सोल, उनके सोल के ऊपर इसने पूरी बुक लिखी थी। अरिस्टोटल डील्स विद नेचर, फंक्शन एंड द एलिमेंट्स ऑफ सोल इन दिस बुक। इस बुक के अंदर वो डील करता है नेचर, फंक्शन और एलिमेंट्स सोल के, ये तीनों जो है ना एस्पेक्ट से उसने गुफ्तगू की हुई है इस बुक के अंदर। और ये बुक जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसको पाइनियर या अपनी पूरी की फाउंडेशन मानते हैं साइकोलॉजी की, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इसको एरिस्टोटल से स्टार्ट करते हैं वो, कि एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग। एंड ही आल्सो टॉक्स अबाउट द ड्रीमिंग, स्लीपिंग एंड मेमोरी इन दिस बुक। ड्रीमिंग, स्लीपिंग और मेमोरी के मुतालिक भी उसने बात की है इस बुक के अंदर। सोल इज अ कॉम्प्लीमेंट नॉट एनिमी ऑफ द बॉडी। तो एनिमी ऑफ द बॉडी जो था ये आइडिया था प्लेटो का बेसिकली, ठीक है ना, क्योंकि प्लेटो पीछे हुई है ना बात फॉर्म और मैटर वाली, ये उसी से बिलोंग करती है, उसी से रेलिवेंट है। वो कहता है कि जो बॉडी है सोल इसकी एनिमी है, ठीक है। इसीलिए जब भी जो ह्यूमन बीइंग है वो जब गुनाह के अंदर मुब्तला होता है ना, जब वो बुरा करता है, ईवल जो है ना वो मतलब है कि ईवल डूइंग्स करता है, वो ये होता है कि बॉडी जो है वो ओवरकम कर लेती है आपके सोल को। वो कहता है दोनों के अंदर लड़ाई है, कभी बॉडी जब सोल के ऊपर जो है ना वो ओवरकम करती है, उसको डोमिनेट करती है, तो इंसान जो है ना ईवल डूइंग्स करता है, ठीक है। जब सोल जो है वो डोमिनेट करती है बॉडी को, तो इंसान जो है वो गुड डूइंग्स करता है, ठीक है। ये कौन सा आइडिया था बेसिकली प्लेटो का, जबकि इसको डिनाई किया है, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है एरिस्टोटल ने। वो कहता है कि सोल इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि रूह जो है वो जिस्म के साथ जो है ना वो उसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि वो तकमील देता है जिस्म को। जिस्म रूह के बगैर कुछ नहीं है और रूह जो है वो जिस्म के बगैर कुछ नहीं है, ठीक है। बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे की फुलफिल करते हैं डिफरेंट वे। नंबर 5 इज द एथिक्स। वर्क ऑन द एथिक्स इज निकोमैचस इज द, निकोमैकस भी पढ़ते हैं, निकोमैकस भी इसको पढ़ते हैं कुछ लोग। तो एथिक्स के ऊपर उसका काम जो है ना वो इस नाम से है एरिस्टोटल का। बेसिकली ये नाम उसके बेटे का है। इसके अंदर उसने अ लॉट ऑफ एडवाइसेस ही गिव्स अ लॉट ऑफ एडवाइसेस टू हिज सन, ठीक है। एथिक्स का मतलब तो आपको पता है ना, तसव्वुर खैर व शर, ठीक है, कि अच्छा होना किसे कहते हैं, बुरा होना क्या है, ये डिफरेंट एथिक्स हैं हर इंसान के, हर फिलोसोफर के, ठीक है जी। इसी तरह एरिस्टोटल के भी अपनी एथिक्स थी और उसकी जो बेस थी। इसके 4 पार्ट्स हैं, इस बुक के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर वो क्या है, इट डील्स विद गुड। पहले हिस्से के अंदर वो डील करता है गुड के साथ। देखा ना तसव्वुर खैर, कि खैर किसे कहते हैं, ठीक है जी। तो गुड फॉर फ्लरिशिंग लाइफ। फ्लरिशिंग लाइफ का मतलब ये है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर वो गुड करता है, वो गुड डूइंग्स के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसकी ज़िंदगी के अंदर जो है ना तरक्की होनी चाहिए, ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी के दर्जात जो है वो बुलंद होने चाहिए।
ज़िंदगी के दर्जात बुलंद होने का मतलब ये है कि उसकी ज़िंदगी को विद द पैसेज ऑफ टाइम गुडनेस के नतीजे में, अच्छा खैर करने के नतीजे में, ठीक है, गुड डूइंग्स कमिट करने के नतीजे में उसकी लाइफ को एररलेस और मिस्टेक लेस हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको वो फ्लरिशिंग लाइफ कह रहा है। ये ज़रा समझने वाली बात है कि अच्छा करने के नतीजे में इंसान की ज़िंदगी को एररलेस होता जाना चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो जो इंसान अच्छाई करता जाता है उसकी ज़िंदगी के दर्जात बुलंद होते जाते हैं। बुलंद होने का मतलब ये है कि वो एररलेस होती जाती है, वो मिस्टेकन लेस होती जाती है। इसीलिए उसने कहा वेयर स्किल्स आर यूज्ड प्रॉपरली, जहाँ पे वो अपनी महारतों को प्रॉपर वे के अंदर इस्तेमाल करता है। और सेकंड पार्ट के अंदर क्या है जी, इट ही कंसीडर्स प्रैक्टिकल एक्सीलेंस सच एज करेज, फ्रेंडलीनेस, रेडी विद विच डिपेंड ऑन प्रैक्टिकल विजडम। वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल विजडम जो आपका जो है ना, प्रैक्टिकल विजडम या प्रैक्टिकल एक्सीलेंस, ऐसी एक्सीलेंस या ऐसी विजडम है, अगर वो आप नॉलेज रखती है ना गुड का, फॉर एग्जाम्पल गुडनेस, करेज है, फ्रेंडलीनेस है, दीज आर द गुड्स। वो कहते हैं अगर इनका उसके पास एक्चुअल नॉलेज है ना तो वो उसको प्रैक्टिकल करना चाहिए अपने ऊपर। यानी कि ऐसा अच्छाई का ऐसा इल्म मौजूद नहीं है जो प्रैक्टिकल ना हो पाए। और अरिस्टो कहता है कि ऐसा इल्म, खैर का ऐसा इल्म नामुमकिन है जो कि अपने आप को प्रैक्टिकल ना बना पाए। अगर खैर का इल्म मौजूद है तो उसको प्रैक्टिकल भी हो जाना चाहिए। अगर वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता तो इसका मतलब ये है कि वो गुडनेस का नॉलेज नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकल एक्सीलेंस की बात करता है कि प्रैक्टिकल एक्सीलेंस ऐसी विजडम जो गुड को, जो नॉलेज ऑफ गुड को प्रैक्टिस ऑफ गुड में कन्वर्ट कर दे, जो गुड नॉलेज को गुड प्रैक्टिस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दे। ठीक है जी, यहाँ पे वो बात करता है सेकंड पार्ट में। इन द थर्ड सेक्शन नीड फॉर फ्रेंडशिप एंड ह्यूमन सोसाइटी इज कंसिडर। ठीक है, थर्ड सेक्शन के अंदर वो ज़रूरत महसूस करता है इसकी, जो ह्यूमन सोसाइटी और फ्रेंडशिप की जो ज़रूरत है ना उसको वो कंसीडर करता है यहाँ पे। ठीक है, रिलेशनशिप टू द फ्लरिशिंग लाइफ। एक बंदा है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी लाइफ जो है ना वो फ्लरिश की है गुडनेस के नतीजे में, तो ज़ाहिर है वो ही कैन नॉट लिव अलोन। तो इट मीन्स ही हैज़ टू बाउंड इन द सोसाइटी, या ही हैज़ टू मेक कनेक्शन विद द सोसाइटी। ठीक है, या उसको फ्रेंडशिप में रहना पड़ेगा या ह्यूमन सोसाइटी के अंदर उसको रिलेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे दो ही काम होंगे, या तो फ्लरिशिंग लाइफ जो है वो इम्पैक्ट डालेगी अपने रिलेशन वाले लोगों के साथ, या अपने रिलेशन में इम्पैक्ट डालेगी, दूसरे को मुतासर करेगी फ्लरिशिंग लाइफ, या ये होगा कि उलट जो फ्लरिशिंग लाइफ नहीं होगी जिसकी, वो इसको बैडली इम्पैक्ट करेगी। ठीक है ना, दोनों का जो कनेक्शन जो हो गया, सोसाइटी में आपने रहना है, या तो लोगों ने आपको मुतासर करना है या आपने लोगों को मुतासर करना है। ठीक है, तो इसमें वो ये कंसीडर करता है कि फ्लरिशिंग जो लाइफ वाला बंदा है वो सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है, और सोसाइटी उसको कैसे इफेक्ट करती है। ये दोनों रिलेशन में एक दूसरे को किस तरह से इफेक्ट करते हैं, ये इसको थर्ड सेक्शन के अंदर इसने इसको कंसीडर किया है। इन द फोर्थ सेक्शन he deals the question how to live well। ये इसने इस क्वेश्चन को जो है ना एड्रेस किया है यहाँ पे कि how to live well, अच्छे तरीके से ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। वो कहता है we must sit back, हमें पीछे एक कॉर्नर में बैठ जाना चाहिए, and contemplate God, और खुदा के हवाले से फिक्र तदब्बुर करना चाहिए। ठीक है, कि सबसे पहले तो क्या है कि हमने लाइफ को फ्लरिश करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमने पीछे बैठ जाना है, कोना ढूंढ लेना है, और वहाँ बैठ के हमने खुदा के हवाले से फिक्र तदब्बुर करना शुरू कर देना है। जो बंदा फिक्र तदब्बुर के खुदा के
खुदा के फिक्र तदब्बुर में जो बंदा जिंदगी गुजारता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल, वो कहता है कि वो बेहतरीन जिंदगी गुजारता है। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल फिलॉसफी। पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द एरिस्टोटल डील्स विद द ह्यूमन सोसाइटी इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी। पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर सबसे पहली बात क्या करता है एरिस्टोटल कि ह्यूमन सोसाइटी इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी, कि क्यों मैन इज अ सोशल एनिमल इन द आईज ऑफ प्लेटो। वो कहता है कि सोशल एनिमल क्या है, सोशल एनिमल इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मजबूर है किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर रहने का, इसलिए वो सोशल एनिमल है। और नेचुरल स्टेट ह्यूमैनिटी की ये क्या है कि वो अकेला नहीं जिंदगी गुजारता, ये अकेला जिंदगी गुजारने जो है ना वो नेचुरल नहीं है, ठीक है, वो क्या है, सोसाइटी के अंदर जिंदगी गुजारना नेचुरल है, इंडिविजुअल लाइफ गुजारना नेचुरल नहीं है। क्योंकि जो एनिमल सोशल एनिमल है, सोशल एनिमल हो गई वो जो दूसरे लोगों के साथ मिल के जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो, वो यही उसकी नेचर है। और वो कहते हैं आगे तो इंडिविजुअल्स गैदर इन फैमिलीज, तो अफराद जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं किसके अंदर, फैमिलीज की सूरत में। हुज पर्पज टू सर्वाइव, फैमिलीज का पर्पज क्यों रहते हैं, फैमिलीज की सूरत में उनका पर्पज क्या होता है, सर्वाइव करना, अपनी बका उनका मकसद है। इंडिविजुअल्स का फैमिलीज के अंदर रहना क्या है, अपनी बका को कायम रखना। फैमिलीज इनटू विलेजेस, फैमिलीज जो है वो किस फॉर्म में रहती हैं, फिर आगे विलेजेस के फॉर्म में, विच एम टू लिव वेल। और उसका और विलेजेस का एम क्या है, विलेजेस की फॉर्म में रहने का एम क्या है, लिव वेल, तो अच्छे से रहा जाए, अच्छे से जिंदगी गुजारी जाए। अच्छी जिंदगी गुजारने का मतलब इन कंफर्ट सिचुएशन, कि पुरसुकून सूरत हाल के अंदर जिंदगी को गुजारने का मकसद होता है। कि पहले तो इंडिविजुअल फैमिलीज बनाते हैं, उसका मकसद है क्या, सर्वाइवल, ठीक है। और फैमिलीज आगे विलेजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनका मकसद क्या है, वेल लिविंग कंफर्ट सिचुएशन के अंदर लिव करना। विलेज इज अ सिटी स्टेट दैट इज द सेल्फ सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल। अब अगर विलेज को जो एरिस्टोटल के यहाँ कॉन्सेप्ट है ना विलेज का, वो है एक सिटी स्टेट का। सिटी स्टेट को वो पोलिस कहते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि पॉलिटिकल का मतलब ही यहाँ से ना, ये उसका ओरिजिन है पोलिस। उसने सिटी स्टेट को, और जो विलेज है इंडिपेंडेंट है, वो सेल्फ सफिशिएंट है, ही कैन नॉट या इट डज नॉट रिलाई ऑन एनी अदर सोसाइटी in order to make the decision of itself, अपने डिसीजन करने के लिए, अपनी चीज़ों को स्टैब्लिश करने के लिए विलेज को किसी भी दूसरे विलेज की से मशवरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि ऐसी इज्तमाइयत, ऐसी कलेक्टिविटी है विलेज जो है लोगों की, जिनको अपने मामलात निपटाने के लिए किसी दूसरे के मशवरे की ज़रूरत नहीं होती। वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं विलेज, ठीक है। इसको वो सिटी स्टेट कहता है, इसको वो पोलिस के कहता है। पोलिस जो है वो ग्रीक वर्ड है। जस्टिस इज अ नेसेसरी नीड ऑफ द विलेज लाइफ, यानी कि सिटी स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है निज़ाम अदल की। निज़ाम अदल जो है वो इसेंशियल पार्ट है किसी भी सिटी स्टेट का। इसके बगैर जो है वो सिटी स्टेट कोलैप्स कर जाएगी, सिटी स्टेट जो है ना वो सिटी स्टेट नहीं रहेगी। एरिस्टोटल आल्सो स्टडीड स्लेवरी, सिटीजनशिप, मोनार्ची, डेमोक्रेसी इन 150 ओल्ड सिटी स्टेट्स। अच्छा जी, 150 ने सिटी स्टेट्स को स्टडी किया था, उसके अंदर इसने डिफरेंट फिनोमिनन्स को देखा है। उसके अंदर स्लेवरी को इसने ऑब्जर्व किया है, सिटीजनशिप के ऊपर इसने कमेंट्स किए हैं, मोनार्ची के हवाले से इसने डिस्कशंस किए हैं, डेमोक्रेसी के ऊपर इसने बहुत सारे अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। 7 वाज इज रिटोरिक्स। रिटोरिक कहते हैं आर्ट ऑफ स्पीकिंग को, ठीक है। फैकल्टी ऑफ ऑब्जर्विंग इन एनी गिवन केस दैट अवेलेबल मीन्स ऑफ परसुएशन। ये देखा ना, अब ये थोड़ी सी एक कॉम्प्लेक्स है या, लेकिन ये अपने अंडरस्टैंडिंग में बहुत, अपने मीनिंग में इजी है। कहता ये रिटोरिक्स क्या है, फैकल्टी ऑफ ऑब्जर्विंग
इन एनी गिवन केस, किसी भी केस के अंदर आपकी सलाहियत है मुशाहदे की, दैट द अवेलेबल मीन्स ऑफ परसुएशन, यानी कि मौजूदा ज़राए के जो जिसमें आप क्या कर सको, ऑब्जर्व करके परसुएट कर सको, यानी कि जो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप लोगों को परसू कर सको अवेलेबल मीन्स के अंदर रहते हुए। यानी कि कोई भी ऐसी सूरत हाल है, आपकी ये फैकल्टी है, आपकी ये सलाहियत है मुशाहदे की, जिसमें आप क्या करते हैं, अवेलेबल जितने भी आपको मुहैया ज़राए होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं आप परसुएशन के लिए। इसको रिटॉरिक्स कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस इज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग और आर्ट ऑफ स्पीच। देयर आर 3 मेन मेथड्स ऑफ रिटॉरिक्स। नंबर 1 एथोस, पैथोस, लोगोस। एथोस जो है एथिक्स, एथिकल आर्गुमेंट करेंगे आप, एथिकली स्पीकिंग करेंगे, वो एथोस के अंदर जाएगी। आप इमोशनली स्पीक करेंगे, पैथोस के अंदर फॉल कर जाएगी। आप लॉजिकल स्पीकिंग करेंगे तो लोगोस हो जाएगा। डिफरेंट 3 मेथड्स हैं और ये डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। एंड द टाइप्स ऑफ स्पीच इज द एपिडाइएक्टिक। एपिडाइएक्टिक वो सारी की सारी स्पीचेज हैं जो सेरिमोनियल है। सेरिमोनियल का मतलब यह है कि कॉमन वे ऑफ लाइफ के अंदर जो आप इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज को, ठीक है। और सेकंड वन इज द फोरेंसिक। फोरेंसिक इज द जुडिशियल, यानी कि आपको जब भी आप लीगली लैंग्वेज को यूज करते हैं, लीगली स्पीक कर रहे होते हैं, तो यू हैव टू कंसीडर इवन अ सिंगल वर्ड व्हेन यू आर स्पीकिंग इन द लीगल लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ पे एक एक वर्ड जो है वो आपका एविडेंस होता है, इसलिए वहाँ पे जो लैंग्वेज है वो उसकी टाइप चेंज हो जाती है। थर्ड वन इज द डेलिब्रेटिव। डेलिब्रेटिव मीन ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडियंस। बाज़ दफ़ा पे जब आप स्पीकिंग कर रहे होते हैं दूसरों के सवाल पूछने पे, ठीक है, आपको यानी कि दूसरों की रिक्वायरमेंट्स होती है कि ये बंदा ये वाली बात करे। फॉर एग्जांपल एक बंदा ऑडियंस के अंदर गुफ्तगू कर रहा है, उसके अंदर से एक बंदा क्वेश्चन करता है, वो आप फॉर एग्जांपल लेक्चर दे रहे हैं मोरालिटी के ऊपर, वो आपको लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, वो या आपकी वो गुफ्तगू या आपके वो माइंड को इस तरह से डेविएट करने की कोशिश करता है कि उसकी डिमांड होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप लॉ के ऊपर या लॉ के रिगार्डिंग आप कुछ उसके साथ डिस्कशन करें। तो ऑन द डिमांड आप फिर क्या करते हैं, वो आप ये अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि ये बंदा पूछना क्या चाह रहा है, ये क्या सुनना चाह रहा है मुझसे, तो इसलिए वो आप डेलिब्रेटिवली आप अपनी कन्वर्सेशन को या अपनी स्पीकिंग को मूव कर जाते हैं उसकी तरफ, ठीक है। The number 8 is the poetics. Poetics deal with the art of poetry, discussion of comic, epic, poetry, tragedy and its criticism. ठीक है, पोइट्री के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। सिर्फ पोइट्री का मतलब ग्रीक ट्रेडिशन में पोइट्री का मतलब शेर और शायरी नहीं है, सिर्फ ऑल टाइप ऑफ राइटिंग, द आर्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है, वो किसी भी किस्म की राइटिंग हो उसके अंदर आप पोइट्री करें, एपिक करें, ट्रेजेडी आप लिख रहे हैं, आप कॉमेडी लिख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप ड्रामा लिख रहे हैं, वो सारी की सारी पोइटिक्स के अंदर फॉल करती है। तो पोइटिक्स जो है इस पोइटिक्स के नाम से इसकी बुक है, रिटॉरिक्स के नाम से भी इसकी बुक है द पोइटिक्स, ठीक है, पोइटिका के नाम से इसकी बुक है जिसका उर्दू तर्जुमा भी हो चुका हुआ है। इट इज़ अ स्मॉल बुक हैविंग 26 चैप्टर्स। देखा ना, तो ये इतनी छोटी बुक है कि इसके 50 पेजेस की टोटल ये बुक है और इसके 26 चैप्टर्स हैं, और इसे डिफरेंट जो आर्ट ऑफ राइटिंग है उसके हवाले से इसने बात की हुई है इसके अंदर। एरिस्टोटल इन द मिडल एज वेल एज इन द मॉडर्न एजेस। तो जी एरिस्टोटल का जो मिडल और मॉडर्न एज के अंदर क्या इसका जो रोल है। इन द 13th सेंचुरी थॉमस एक्विनस इंट्रोड्यूस्ड हिम। थॉमस एक्विनस जो था वो बेसिकली क्रिश्चियन प्रीस्ट था, थियोलॉजिस्ट था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था एरिस्टोटल को बाय सिंथेसाइजिंग द एरिस्टोटेलियन एंड क्रिश्चियन थॉट्स। क्रिश्चियन थॉट्स को एरिस्टोटेलियन नॉलेज के साथ उसने क्या किया था, मीट किया था। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज हमारे यहाँ लोग साइंस के साथ मजहब को जोड़ के जो है वो पेश करते हैं, वो सिंथेसाइज किस्म का वो सिंथेसिस बना के लोगों को पेश करते हैं। इसने क्या किया था, क्रिश्चियन थॉट्स को एरिस्टोटेलियन
थॉट्स के साथ मिक्सअप, उसके साथ सिंथेसाइज किया था और इसके ज़रिए उसने इंट्रोड्यूस किया था क्रिश्चियन और रोमन कम्युनिटी के अंदर इन इसको एरिस्टोटल को, जो कि मिडिल एज का बंदा है थॉमस एक्विनस। एरिस्टोटल अगेन इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेनाइसेंस एंड द रेफॉर्मेशन अमंग द पीपल। ठीक है, जब ये गैलीलियो वाला जो काम हुआ है ना, कोपरनिकस का और गैलीलियो ने जो एक बगावत की है, स्ट्रगल की है अगेंस्ट चर्च के, ठीक है, वो उसके अंदर फिर उन्होंने अनवेल किया है, उसे पर्दा चाक किया है कि पूरी की पूरी क्रिश्चियनिटी जो है उसका जो नॉलेज है वो किस पे खड़ा हुआ है, अरिस्टोटल के फलसफे के ऊपर। ये उन्होंने बेसिकली इसी बात का पर्दा चाक किया था गैलीलियो ने, ठीक है, और जिसके नतीजे में रेनाइसेंस और रेफॉर्मेशन की मूवमेंट जो थी वो इमर्ज हुई थी। ठीक है, दोबारा जो है वो अरिस्टोटल जो है ना डिस्कशन के अंदर आ गया था लोगों के यहाँ पे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू feel some queries, you can consult to me.